10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और ट्रेड्स लेंगे। और आज हमारे साथ सचिन और कविता बने हुए हैं पिछले शो से, और नए नज़रिए के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अमित सेठ और निर्मल बांग से स्वाति होतकर। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन एक बार जरा मार्केट को लेकर आते हैं। मार्केट में आज काफ़ी उठापटक एक विद इन एक वेरी स्मॉल रेंज। ये की लिस्टिंग की तैयारी ऑब्वियसली हो रही है, ये भी आपके स्क्रीन पर रहेगा, लेकिन बहुत मार्केट में उठापटक हो रही है इस समय। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, लेकिन 2-3 स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। फ्रेश स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आइए आप जरा, और लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी बैंक ऑफ बड़ौदा में, इनफैक्ट शार्प रिकवरी, स्मार्ट रिकवरी। अब ये स्टॉक ग्रीन में आता हुआ। उसके अलावा महानगर गैस और लेकर आइए। महानगर गैस में आज सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग, 24% का ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन है महानगर गैस में। यहाँ मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स फंसे हैं, और 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट काम हुआ है। 24% जैसा मैं कह रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन है यहाँ पर एकदम से। तो ये एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। और उसके अलावा टोरेंट फार्मा में एक अभी फ्रेश मूव शुरू हुआ है, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। जाइडस, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स, डीबीज लैब्स, यहाँ पर अच्छे मोमेंटम आपको दिखाई दे रहे हैं। सन फार्मा, इपका, ये सब स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। लेकिन जो स्टॉक्स वीक हैं उनमें एबी फैशन एंड रिटेल अब 6% नीचे आज का एक्सीडेंट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3% नीचे, और डिक्सन टेक भी 3% नीचे। डेल्टा कॉप, जहां सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया, वहां भी 2% की डिक्लाइन। बीरू जय। और इंडिसेस अभी भी इंडिसाइसिव 19,544 निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी 44,894। एसबीआई एक महत्वपूर्ण कारण बैंक निफ्टी के बैकफुट पे आने का, 578 डे लो। एचडीएफसी ने एक अटैम्प्ट लिया था, एचडीएफसी बैंक ने 1660 को पार करने का, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन क्लियरली ये दिन बिलोंग करता है फार्मा एक लिस्टिंग आपका इंतजार कर रही है। 37 सेकंड बाकी हैं। पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आपके स्क्रीन पे 4 मेहमान जो हमारे साथ इस पैनल में मौजूद रहेंगे। आज बातचीत करेंगे यथार्थ की लिस्टिंग के बारे में, लेकिन कविता जैन, सचिन पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वाति होटकर और अमित सेठ भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, फ्रेश कॉल के लिए। और अनुज, एसबीआई एट डे लो, मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण रहेगा अगले कुछ 1-1.5 घंटे के लिए निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर के लिए। अनुज, बिल्कुल वीरू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब जरा यथार्थ की लिस्टिंग देख लेते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग प्री ओपन नहीं दिख रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बढ़ना चाहिए स्टॉक का। हाँ, अब देखिए, अब ठीक ठाक लग रही है लिस्टिंग। मैं थोड़ा हैरान था कि पहले वाली प्रीट ठीक थी। हाँ, वही ये 316-317 के करीब ये लिस्टिंग हुई है, करीब 5-5.5% ऊपर। ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक अब अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। ये इस समय 304 रुपये पर पहले लिस्ट हुआ था, लेकिन अब 320 रुपये, 7% के गेन। हालांकि जितना भरा था ये इशू, उसके हिसाब से तो अभी भी थोड़ा सा आप कहेंगे कि शायद लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मानी जाएगी लिस्टिंग। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अमित और स्वाति जुड़े हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अमित, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? पहले आपकी ट्रेड्स लेते हैं। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी नजर एक फार्मा पे और एक डिफरेंट सेक्टर पे है। फार्मा में मुझे जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट 52 वीक हाई। स्टॉक में अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। करंटली 664 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 680 रुपए के, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 655 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, विच इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, इज एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये अपना एक नेकलाइन का 887 एक उसका रेजिस्टेंस है। पिछले 2 बार यहाँ से रिवर्स किया था, रिवर्स एक पुल बैक किया था टुवर्ड्स इस मूविंग एवरेज। मुझे लगता है इस बार ये टेकआउट हो जाएगा। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है एसबीआई कार्ड में। इफ दिस प्लेज आउट तो इसमें काफी अच्छा हम स्ट्रॉन्ग मूव देख सकते हैं। 887 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 910, और स्टॉप लॉस रहेगा 875 का। ओके, एसबीआई कार्ड। अच्छा, अब यथार्थ में मूव जो आ रहे हैं वो अब मुझे लग रहा है वो प्री ओपन वाला मूव थोड़ा फेक था। 13% के गेन, ये ठीक ठाक गेन्स थे। थोड़ा सा लग रहा था कि यथार्थ में ये उसके बाद मूव आएगा, एक बार ओपन के बाद। अब 12-13% के मूव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब स्वाति जी को जोड़ लेते हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है मार्क्सन फार्मा स्टॉक है, काफी काउंटर स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आर्ली चार्ट्स पे देखो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है। डेली चार्ट्स में भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है।
122 इसका 52 वीक हाई है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। करंटली 118 के रेंज में चल रहा है, तो एट करंट मार्केट प्राइस बाय करना चाहिए क्योंकि काउंटर काफी स्ट्रांग है एंड आई बिलीव कि ये 126 128 लेवल्स तक रैली हमें देखने मिलेंगी। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 114 लेवल्स एंड बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 128। सेकेंड बाय कॉल मेरा आईटी पैक पे जो है एम्फोसिस पे। एम्फोसिस हम देख रहे हैं कि काफी अपसाइड ट्रेंड में है, हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज का काफी सपोर्ट स्ट्रांगली लिया है इसने 2 दिन पहले एंड यहाँ से वापस ये टर्न अराउंड हमें देखने मिल रहा है। तो एम्फोसिस करंट 2280 के रेंज में चल रहा है, बाय कर सकते हो। 2240 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2360 लेवल्स। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए, एक मार्क्सन्स, एक आईटी से आपने पिक किया स्टॉक। सचिन, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना चाहिए। एंड शॉर्ट साइड पे जिस तरीके से काफी सारे रियलिटी स्टॉक्स में डेटा नजर आ रहा है, उसमें से डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन हुआ है। कंसिस्टेंटली इसने 500 के नीचे की एक चाल मेंटेन की है। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों का अगर हम रेंज देखें तो लगभग अराउंड 480 जो इसका लोअर साइड ऑफ द रेंज है, मुझे लग रहा है वहां तक स्लिपेजेस होने चाहिए। तो डीएलएफ में मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 490 4.30 पे लगाना है एंड 480 से 477 आई थिंक एक अच्छा रिव्यू जोन होगा। एंड ऑन द लॉन्ग साइड जिस तरीके से एमजीएल में डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। काफी सिमिलर साइंस है एलआईसी के डेटा के साथ। एंड कहीं जाकर जो स्टेबिलिटी नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है 1060 के स्टॉप लॉस के साथ एमजीएल में फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। इंट्राडे में अगर ये 1100 के आसपास के स्विंग्स बना देता है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट होगा एंड 1160 के पोजिशनल टारगेट के लिए फिर ये पर्टिकुलर मूव राइड की जा सकती है। तो एमजीएल में खरीदारी करनी है 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअल टारगेट होगा 1160 का। ओके, इस बीच एक बार नजर रखिएगा आप एचडीएफसी बैंक आज के जोन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की आने की कोशिश करता हुआ 1657 1668 क्लस्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? क्या वीरेंद्र जी, तो पहला जो ट्रेड होगा वो इंडस टावर पर होगा। इंडस टावर पे फ्राइडे के सेशन में हमने लॉन्ग बिल्टअप देखे थे, आज फर्दर ये उसे एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। 176 के लेवल्स पर काउंटर है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ये निकलता हुआ दिखा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। 176 के लेवल्स है, मुझे लगता है ऊपर में 178 181 के प्राइस टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। 172 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो वन इज इंडस टावर। अनदर मुझे लगता है टिक्का लैब पर एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं। कंटिन्यूसली ये काउंटर एक अच्छे मोमेंटम में है और फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया। अकॉर्डिंगली मुझे लगता है डिप्स पर 916-17 तक ये काउंटर मिले, वहां बाय करना चाहिए। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के जो प्रोजेक्शन दिखते हैं जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर है, वो 954 तक के लेवल्स की तरफ दिखते हैं। तो 916 के लेवल्स के आसपास इस काउंटर में बाय ट्रेड इनिशिएट कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 902 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 954। ओके, अच्छा एक बार एक दो स्टॉक्स रिविजिट करते हैं। सचिन, एक बार आरईसी पर वापस रिविजिट करते हैं और पीएफसी पर भी कोई कॉल हो तो अपना व्यू दीजिएगा। अनुज जी, मुझे लग रहा है आरईसी में तो जो पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, वो काफी कॉन्फिडेंस अभी भी डिस्प्ले कर रहा है। एंड मुझे लग रहा है उस पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट नजर आ रहे हैं लगभग अराउंड 215 218 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर जरूर अपनी पोजीशन को राइड किया जा सकता है। पोजिशनली अगर आप होल्ड करें तो आई थिंक 197 का स्टॉप लॉस आइडियली होगा। एंड जिस तरीके से पीएफसी फिलहाल तो रेडार में हिट हुआ नहीं है, बट वहां पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन ही हो रहा है पिछले 4 दिनों से। तो इमीडिएट बेसिस पे जो एक उसका हर्डल है लगभग अराउंड 268 के आसपास का, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है, तो आई थिंक वहां पर भी एक अच्छा रिन्यूड मोमेंटम होगा। एंड 280 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है वो पोजीशन आपको आप बना सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप लॉन्ग चेस कर रहे हो तो 260 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंट्राडे में लॉन्ग्स भी बनाए जा सकते हैं। इंट्राडे टारगेट 268 का होगा, बट अगर वो ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो 280 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम भी एक्सटेंड होगा।
ओके, चलिए तो फिर ये इस समय पीएफसी पर हो गया व्यू पर। अब कहाँ पर फार्मा के अलावा क्या चल रहा है? इंडस टावर 2 बार पिक हो चुका है अब शो पर। वहाँ पर अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। और नीचे क्या है? नीचे डिक्सन टेक अब करीब करीब 3% नीचे, और एबी फैशन एंड रिटेल यहाँ पर भी एक बड़ा कोलैप्स है इनफैक्ट। अमित जी, एक बार जरा ABFRL इसका चार्ट देखिए कि ये आज के इस ब्रेकडाउन को किस तरीके से देखेंगे। अनुज जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है। पहले तो हम देखेंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली कई महीनों से अपने 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक हमने पुल बैक जरूर देखा था, लेकिन इस पुल बैक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके एक पॉज लिया। वहां से हमने फ्राइडे के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखा। पुल बैक की ट्रेंड लाइन को इसने वॉयलेट किया, तो फ्राइडे को भी कहीं ना कहीं स्टॉक में वीकनेस नजर आ रही थी। आज के सत्र में फॉलो अप सेलिंग है। फ्रेश सेलिंग तो मैं नहीं कहूंगा किसी को करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 7% डाउन है। लेकिन अगर किसी के शॉर्ट्स बने हुए हैं तो डेफिनेटली बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 198, और इसका जो सपोर्ट आता है दैट इज समवेयर अराउंड 187। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से कैंडल अनफोल्ड हो रही है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हैं, ये स्टॉक एक बार 184 185 जरूर टेस्ट कर सकता है। ओके अमित, एक बार देखिएगा, सुबह से बैंक निफ्टी को अगर कोलैप्स करने में कोई स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कभी कभी HDFC बैंक, नाउ इट्स ICICI बैंक अमित शुक्रवार के हाई को क्रॉस करता हुआ और गुरुवार यानी एक्सपायरी डे के ओपन पॉइंट को क्रॉस करता हुआ और 2 अगस्त की कैंडल के लो को क्रॉस करता हुआ, और फॉर्चुनेटली आज वहीं पर 20 डे में अलाइंड भी है। आपका व्यू क्या है इस वक्त ICICI बैंक पर अमित? जी, इनफैक्ट ये स्टॉक वीरेंद्र जी मेरी वॉच लिस्ट में भी था, तो थोड़ा सा फिजल कर गया था तो मैंने नहीं दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि 960 965 इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एरिया। स्टॉक वो इस जोन को रिटेस्ट कर रहा है, वहां पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। स्टॉक ने इस जोन पे हॉल्ट किया और आज एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। इस जोन पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। 977 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 965 का, टारगेट्स लगभग रहेंगे 980 985 का। इसमें एक राइडर ये है कि अगर ये 20 डे के ऊपर आज क्लोज करता है तो इसमें फिर मोमेंटम थोड़ा ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बार जरा रिविजिट करते हैं स्टॉक जो हमने आज ये 10 के दमदार ट्रेड्स ओपन होते ही स्पॉट किया था, और अभी सचिन ने भी उस पर कॉल दी थी। महानगर गैस करीब करीब 3.5% अब ऊपर महानगर गैस इस समय, और 1088। देखिए आपको याद होगा कि इसके बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, उस पर ये स्टॉक गिरा था। तो शायद उसकी वजह से थोड़ा काउंटर खाली हुआ। एक बार जरा एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए एक बार इस महानगर गैस का, उससे शायद एक पिक्चर क्लियर होगी। ये देखिए, ये अच्छे नंबर के बाद स्टॉक गिरा था एक्चुअली, और अब यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी रिकवरी। उसमें शायद शॉर्ट्स जुड़े होंगे सिस्टम में, तो आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इस समय विजिबल है। लेकिन दिन तो खैर पूरा का पूरा फार्मा स्टॉक्स का ही है इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अभी काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आनंद टंडन से बातचीत की शुरुआत करेंगे। वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। आनंद, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। मार्केट पर आऊँ उससे पहले एक व्यू चाहिए था आपका फार्मा पर। एकदम से इतनी ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पर, ये क्या एक अंडर ओनरशिप और अंडर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट है या कुछ और? आपके हिसाब से क्या, और आपकी पसंद में अगर कोई फार्मा स्टॉक्स हो तो? नमस्कार अनुज, और आपके और आपके सारे श्रोताओं के लिए गुड मॉर्निंग। फार्मा में अंडर ओनरशिप शायद अभी भी है। ये एक क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा चला नहीं था और काफी क्वार्टर्स तक, काफी तिमाहियों तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं रही है। पिछले एक डेढ़ तिमाही से शुरू हुआ है इसमें परफॉर्मेंस, तो अंडर ओनरशिप शायद अभी भी बरकरार रहेगी। अंडर वैल्यूएशन शायद उतना नहीं रह गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। तो जो शेयर्स जो चीप थे वो थोड़ा अभी फिर से महंगे की तरफ हो गए हैं। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज फॉर एग्जांपल देखें तो आज के दिन उसका परफॉर्मेंस बेहतर होने के बावजूद भी वो चीप नहीं लग रहा है। मेन कारण ये है जो मैं काफी महीनों से दोहरा रहा हूं कि यूएस में जो जेनरिक कंसोलिडेशन चल रहा था बायर्स का, वो हो चुका है और बहुत सारी कंपटीशन आ गए थे, स्पेशली लोअर लेवल जेनरिक्स में। वो कई कंपनियों ने खाली कर दिया है बाजार, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनना बंद हो गया है।
अगर आप इंडिया में भी ज्यादातर एपीआई कंपनीज देखें तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और जो जेनरिक जो बहुत कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कम तवज्जो दे रहे हैं। तो इसके कारण मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की पूरी तरह से संभावना है, और उसके ऊपर जो प्रेशर था प्राइस का यूएस मार्केट में वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के कारण वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन इंक्रीज के कारण यहाँ पर अर्निंग्स की अच्छी संभावना है। इस वक्त अगर आपको इस क्षेत्र में देखना है तो आपको वही कंपनियां देखनी रहेंगी जिनकी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएस में आप जानते हैं कि जो खरीदार होते हैं वो कम होते हैं, और वो अच्छा बड़े पोर्टफोलियो की कंपनियों के साथ डील करना चाहते हैं बनस्बत ऐसे कंपनी जिसके पास एक या दो मॉलिक्यूल हो। तो उसमें अगर आप देखें तो सन फार्मा जैसी कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बाकी कंपनियां तो आपको पता ही है, सिप्ला जैसी कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में 12-13% की बढ़त बरकरार है, और उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आपको नजर आ जाएंगी ओवरऑल। लेकिन आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा बनस्बत सेक्टर, क्योंकि अभी सेक्टर कोई बहुत ज्यादा चीप नहीं रहेगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा आनंद, एक अब मुझे आपसे बात करनी है एक कंपनी के ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपका क्या व्यू होगा? इतनी शानदार रैली रही यहाँ पर, उसके बाद एक थोड़ा सा एक मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ जो उन्होंने आरबीएल बैंक में स्टेक खरीदा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक उनकी कोर बिजनेस में नहीं है। लेकिन आज फिर स्टॉक में तेजी, इस सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम रहा है, और खासतौर से महिंद्रा में। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? मेरे हिसाब से महिंद्रा का जो वैल्यूएशन है इस वक्त पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है जो उनका परफॉर्मेंस की संभावना है। आप दो चीज ध्यान रखें, एक तो उनके जो एसयूवी पोर्टफोलियो है उसमें कंपटीशन आने वाला है। ये कहना मुश्किल रहेगा कि मारुति भी जो अगले कुछ तिमाहियों में कई सारे नए मॉडल आ रही है और वहां पर भी एसयूवी करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं पे या तो मार्जिन या वॉल्यूम का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ट्रैक्टर्स का बिजनेस ठीक ठाक है, बाकी जो उनके धंधे हैं जैसे टेक्नोलॉजी एटसेट्रा उसमें कोई बहुत ज्यादा खास कुछ काम नहीं हो रहा है। टेक महिंद्रा बल्कि अंदर परफॉर्म ही रहा है काफी दिनों से। तो मेरे हिसाब से अगर आप सम ऑफ पार्ट्स भी लेंगे तो इस करंट प्राइस के आसपास ही रहेगा, क्योंकि गिरावट आई थी शायद वो वापस आ जाए। उनका जो एक्सप्लेनेशन है आरबीएल का वो टोटली अनकन्विंसिंग है। वो कह रहे हैं कि उनको बैंकिंग के बारे में सीखना है। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हमने नहीं सुनी है। ऐसी कंपनी जो एक इंडिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक में नाम उनका है, कोटक महिंद्रा बैंक, वो आज के दिन आप कह रहे हैं कि हम बैंकिंग सीखने जा रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि क्योंकि वो प्राइस टू बुक लेस देन 1 है इसलिए खरीद रहे हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए। और अगर प्राइस टू बुक 1 है तो आपको आरओई भी देखना चाहिए, आरओई सिंगल डिजिट में है। तो या तो आप कह रहे हैं कि हम मार्केट से ज्यादा जानते हैं, या कोई ऐसा कारण है जो कि उनको वो बात करने के मूड में नहीं है। आइदर वे बहुत ही खराब डिसीजन है और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट बकवास है। वेरी वेल सेड सर। अच्छा सर, ऐसा ही कुछ एक स्टॉक में हो रहा था और वो था आईटीसी। बाजार होटल कारोबार की डीमर्जर का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो धारणा जो स्ट्रक्चर रखा उन डील का उन्होंने, वो बाजार को पसंद नहीं आई। अब उसके बाद से अब तक लगभग 12-13% का प्राइस डैमेज हो चुका है सर। आप इस प्राइस पर बायर होंगे या फिर अवॉइड करेंगे अभी आईटीसी को एट 450? उस दिन का हाई था करीब 500 रुपए सर। देखिए आईटीसी मेरे हिसाब से स्लाइटली अभी भी मीडियम टर्म होल्ड रहेगा। हालांकि उसमें बहुत सा क्योंकि इतनी बढ़त आ चुकी है इसलिए यहाँ पर आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली लास्ट ईयर किसी ने खरीदा होगा तो एक काफी पैसे बने हैं, इसलिए ये रहता है कि आप कुछ पैसे बुक कर लेने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे कंपनी अलग करती रहेगी अपने बिजनेसेस को, वैसे वैसे उसमें वैल्यू अनलॉक होगा। होटल का बिजनेस उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है मेरे हिसाब से। हालांकि मार्केट को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने पूरी तरह से डाइवर्स्ट नहीं किया। मेरे हिसाब से 60% डाइवर्समेंट भी काफी होता है, और जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उसमें हालांकि उसका पोर्टफोलियो होल्डिंग बन जाएगी, लेकिन होटल के लिए एक ओनर होना भी जरूरी है जो कैपिटल के ऊपर फोकस करता रहे और वो बहुत बड़ी कंपनी बनने की संभावना रखती है। एफएमसीजी भी काफी बड़ी कंपनी हो गई है, हजारों करोड़ का टॉप लाइन है, उसमें मार्जिन इंक्रीज होने की पूरी तरह से संभावना है। और उनका जो कोर बिजनेस है सिगरेट का, वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एटलीस्ट फ्रॉम अ इन्वेस्टर रिटर्न पर्सपेक्टिव वो काफी कैश फ्लो आपको जनरेट करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी कोर पोर्टफोलियो में रहेगा। बाकी एफएमसीजी कंपनी के मुकाबले अभी भी चीप रह रहा है।
मेजर रीजन ये था कि उनका आरओई उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बाकी बिजनेसेस जो हैं उसमें काफी ड्रेन हो रहा था। अब वो जैसे जैसे ड्रेन कम होता रहेगा वैसे आपको यहाँ पे आरओई बढ़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है, तो इसको बना के रखना चाहिए। ओके अच्छा सर, अब बात करते हैं एसबीआई के नंबर्स की। आपने शुक्रवार को शाम को जब एसबीआई के नंबर्स पढ़े और जो इनके एनालिसिस में डैमेज हुआ है इस बार, वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। बट ओवरऑल एसबीआई के नंबर्स आपको लगे कैसे, और आपका व्यू इस वक्त एसबीआई पे क्या है सर, इस प्राइस पे जब डील ऊपर है और अभी रिसेंट हाई से लगभग 30 रुपये ट्रेस हुआ है, ऑल टाइम हाई से करीब करीब 70-80 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, बैंकिंग में आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन वो ओवर ओनरशिप वाली बात हो गई है, क्योंकि सारे पोर्टफोलियोज में बैंकिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और उसके कारण भी और इनिशियली भी एनबीएफसी का और बैंकिंग का और इंश्योरेंस का अगर आप पूरा फाइनेंशियल क्षेत्र देखेंगे तो आपका उसमें कम से कम 35 से 40% की वेटेज ऑलरेडी रहता है ज्यादातर पोर्टफोलियोज में। तो इस वक्त शायद उसके कारण टेक्निकली अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा मंदा हो गया है। कंपनी की परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, थोड़ा एनआई कम था, लेकिन बैंकिंग ऐसा वो नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर उनको चाहिए होता तो वो प्रोविजन एक्सेट्रा एडजस्ट कर सकते। मेरे हिसाब से अभी भी ये क्षेत्र जो है इसमें ग्रोथ की संभावना पूरी तरह से, अगर आप एचडीएफसी फॉर एग्जांपल देखें, उन्होंने ऑलरेडी 16-17% की क्रेडिट ग्रोथ की बात करी है, और बाकी कंपनियां भी काफी अच्छा की हैं, तो बैलेंस शीट अभी भी क्लीन है, ग्रोथ क्रेडिट की अच्छी हो रही है। एसबीआई जैसी कंपनी में लायबिलिटी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खासा डिपॉजिट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। बाकी उनके जितने सब्सिडीज हैं वो भी धीरे धीरे लिस्ट होके उनका भी वैल्यू काफी अच्छा हो गया है। तो नेट नेट मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे एसबीआई को आपको निकालना चाहिए। हाँ, इसमें नियर टर्म अपसाइड रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन क्योंकि इतनी गिरावट हो गई है उसमें आपको कम से कम मार्केट परफॉर्मेंस आपको मिल जाना चाहिए यहाँ से भी। ओके, एक बार जोमेटो लेकर आइए अब जरा 101, और आज पेटीएम में भी बहुत शानदार मूव्स आपको देखने को मिले। आनंद, ये स्टॉक्स जो पिछले साल पूरा मीम स्टॉक्स बन गए थे, इस साल अच्छे रिवर्सल दे रहे हैं। दोनों के दोनों स्टॉक्स अपने रिसेंट लो से डबल हो चुके हैं, जोमेटो और पेटीएम। बाकियों में भी अच्छा किया है जो न्यू एज के स्टॉक्स हैं, लेकिन ये दो क्योंकि सबसे बड़े बैरोमीटर्स हैं और सबसे बड़े स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? पेटीएम में देखिए थोड़ा थोड़ा एक बिजनेस मॉडल उभरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अपना उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जो कि ये थी कि पेमेंट में उनका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है और कंज्यूमर इसके कारण उनके पास आता है, उसको उन्होंने मोनेटाइज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है, और इसके कारण उसमें अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना कम से कम नजर आने लगी है। वो प्रॉफिट भी बनाने की तरफ अग्रसर है। अगर जब प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएगा ठीक से तो आप देखेंगे कि वो बहुत महंगे लग रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब बाजार मंदा हो और उसमें अब ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम ग्रोथ रेट आप बरकरार रख सकते हैं जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी फोकस में रहेगी। सेम स्टोरी है जोमेटो के साथ। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बेसिक मार्केट जो आपका अर्बन एरिया में था वो आपने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, और या तो काफी हद तक कर लिया है। यहाँ से आपको बाकी मार्केट्स में जाना पड़ेगा जहां पे मार्केट में उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, और इसके साथ साथ मार्जिन जो रेस्टोरेंट को मिल रहा है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब जो जोमेटो से बेचते हैं या उनकी तरह की कंपनियों के थ्रू बेचते हैं। तो इसके कारण मेरा मानना यह है कि आप दोनों चीज नहीं लेके चल सकते, कि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही स्ट्रांगली ग्रो होगी और मार्जिन्स भी उतने ही ज्यादा बरकरार रहेंगे। ये दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो दोनों में अगर चूज करना है तो मेरे हिसाब से पेटीएम का रनवे थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। जोमेटो ने चीजें ट्राई करी, उनको निकालना पड़ा फाइनली। जो बाकी स्टोरीज थी कि हाँ हम भी क्लाउड किचन बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो सब उनको धीरे धीरे कैंसिल करना पड़ा आइडियाज, और बाकी उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेन बिजनेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से जोमेटो थोड़ा सा महंगा हो गया है, और अगर आपको चूज करना ही है तो पेटीएम कोई सस्ता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे रनवे ज्यादा दिखता है। ओके, जोमेटो और पेटीएम दो स्टॉक्स डिस्कस हो गए। अच्छा, मार्केट अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। निफ्टी अब आ गया है डे हाई पर, और यहाँ पर अब इस समय जो स्टॉक्स थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं उसमें क्लियरली आईटीसी अब सबसे ऊपर। आईटीसी ने एक कमान संभाली अब निफ्टी की, और आईटीसी आया डे हाई पर, लेकिन आईटीसी को खैर हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आनंद, अब लार्ज कैप आईटी में क्या करें, क्योंकि एक तरफ ये नंबर्स अभी भी खराब लग रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। इवन इन्फोसिस भी इतनी खराब गाइडेंस के बाद भी नहीं गिरा स्टॉक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी हायर लो बनाया है इसने। यहाँ पर क्या व्यू होगा? तो टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ से आई थिंक फिलहाल क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो इसको भी चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटली, या जैसे आपने कहा कि गाइडेंस काफी खराब है, मार्जिन्स में अभी भी कोई अपसाइड नहीं, मोर इम्पोर्टेंटली टॉप लाइन जो है ग्रोथ वो इस साल के लिए तो कम से कम बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर नहीं आ रही। और अभी भी जो डिसरप्शन हुआ है इंडस्ट्री में क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो अभी भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि उसका लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होगा, क्योंकि काफी सारे बिजनेसेस जो कि लो लेवल आईटी में हुआ करते थे वो अब शायद हायर लेवल में बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने साथ प्रोग्रामिंग करने लगेगा ये सब एआई मॉडल्स को लेके, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी कैपेबिलिटी दोनों में काफी इजाफा हो चुका है। और इसके कारण जो आदमी जो जूनियर लेवल प्रोग्रामर एक्सेट्रा की जरूरत होती थी, वो जरूरत मेरे हिसाब से काफी कम होती हुई नजर आएगी। जो इंडस्ट्री जैसे टीसीएस 40,000 लोग लेते थे हर साल, वो आपको अब बहुत कम नए रिक्रूट लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसके कारण मार्जिन के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पिरामिडिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो इसलिए बनता है कि लो लेवल पे आपके बहुत सारे लो होते हैं और मीडियम और हायर लेवल पे कम होते जाते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर द करंट ईयर नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आपको ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप 2-3 साल की बात करें तो अभी तक हर कंपनी ने ये कैपेबिलिटी दिखाई है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी या नया डिसरप्शन होता है वो अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि प्राइस डिफरेंस बिटवीन यूएस और इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इवेंचुअली आपका जो कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफशोरिंग है वो बनता रहेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी शायद इंटैक्ट है, लेकिन ग्रोथ लेवल जो है वो अब थोड़ा सा डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट के आसपास नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, एक पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने CY22 के फर्स्ट क्वार्टर तक, सेकंड क्वार्टर तक बहुत अच्छा किया था, उसमें एक वोल्टास था वाइट गुड्स सेगमेंट में, कैपिटल गुड्स में। ये एक वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इस बार का और अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है सर आपका वोल्टास पे इस वक्त? देखिए, कैपिटल गुड्स में बहुत सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें इस वक्त अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह रहा है कंपनी का, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना बेकार की बात है, क्योंकि जब आप सेक्टर के सबसे पीक लेवल पे आपका परफॉर्मेंस वीक रहेगा तो उस समय उसके बाद ये समझना कि जब वीकनेस आएगी सेक्टर में या थोड़ा सा पीक के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस वक्त अगर आपको कैपिटल गुड्स में रहना है, और ये थोड़ा सा ओवरऑन सेक्टर हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन अगर रहना भी है तो लीडर्स के साथ ही रहना ज्यादा बेहतर है। ओके, चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए, मार्केट अब डे हाई पर और 19,578 रिलायंस, आईटीसी और अब HDFC बैंक, इन 3 स्टॉक्स ने अब मार्केट को दिया एक सहारा। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, शानदार मूव्स इन तीनों स्टॉक्स में। और उसके अलावा सेक्टर ऑफ द डे सुबह से बना हुआ है फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक और स्टॉक जहां पर इस समय आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। ये देखिए निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूशन, ICICI बैंक में भी एक अच्छा मूव शुरू हुआ। चलिए, अब वीरू और मुझे दीजिए इजाजत और नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग और ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज, और काफ़ी अच्छी शुरुआत जिसको कह सकते हैं, अच्छा फर्स्ट हाफ, बिल्कुल बढ़िया है। और मुझे लगता है कि ये मजबूती धीरे धीरे और सस्टेनेबल, क्योंकि एकदम जंप नहीं हो रहा है और कोई बहुत वो नहीं हो रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा बैंक सेक्टर और अच्छे से परफॉर्म करे तो बेहतर हो सकता है यहाँ पे। चलिए सर, फिर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।